फाइन। तो देखो आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल 4 एडिटोरियल्स पे बात करेंगे स्टूडेंट। 41, 42, 43, 44 स्टार्ट हो, जल्दी बैठ जाओ आके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडीड ए लिविंग डॉक्यूमेंट। सही बात है ना। ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हुए हैं जहां से हमें यह साफ साफ पता चलता है कि जो भारत का जो संविधान है वो पूरी तरीके से लिविंग डॉक्यूमेंट है। बात समझे, वो लिविंग डॉक्यूमेंट है। उस दिन हाँ स्किप कर दिए तो वही वाला होगा। अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट, ये जानबूझ के डेलिबरेटली इसको स्किप किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट एडिटोरियल सही है क्योंकि यहाँ पे तुम पॉलिटी पढ़ोगे और तुम सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा ऐसा वर्डिक्ट पढ़ोगे जहाँ से हमें पता चलता है कि नो, हमारा डॉक्यूमेंट स्टैटिक नहीं है, हमारा डॉक्यूमेंट प्रोग्रेसिव है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कदम कदम में ऐसे ऐसे जजमेंट दिए हैं जिसे साफ साफ पता चलता है कि नो, वी आर इवॉल्विंग। यानी कि प्रोग्रेसिव राइट्स का बात किया गया यहाँ पे। प्रोग्रेसिव राइट्स का मतलब क्या है, एग्जाम्पल समझो। होमोसेक्सुअलिटी सेक्शन 377 को हटा दिया गया। क्या भारत में ये पॉसिबल था कभी? इट्स इम्पॉसिबल इन इंडियन कल्चर देखा जाए तो वही चीज़ देखेंगे यहाँ पे। बोरा जो समाज है मुस्लिम का, उससे रिलेटेड आया है तुम्हारा, ठीक है, जहाँ पे मोदी जी गए थे उद्घाटन करने के लिए, यू नो डैट, कुछ दिन पहले की बात है। 42 देखो, लैब ग्रोन डायमंड। अब देखो लैब ग्रोन डायमंड जो है ना, जैसे ही बजट में आया उसके बाद पूरा तुल पकड़ लिया ये चीज। देख रहे हो ना, पहला इंट्रोड्यूस किए थे हम लोग बजट में, याद है? तो लैब ग्रोन डायमंड, अब देखो जेम्स और ज्वेलरीज में ना लैब ग्रोन डायमंड बहुत ज्यादा ही आ रहे हैं। आखिर क्या रीजन है कि इतना ज्यादा चर्चा में है लैब ग्रोन डायमंड्स? तो इसके बारे में हम लोग एडिटोरियल्स करने वाले हैं स्टूडेंट। उसको देखो H1N1, ये सब तुम्हारा क्या है? ये सब प्रॉब्लम है जी। जैसे एवियन फ्लू होता है ना, बर्ड फ्लू होता है, बीमारी सब, वायरस सब है ये सब, ठीक है। तो इसका बहुत होता है। जैसे मान लो कि H5 लिखा गया ना, तो H का भी बहुत सारा सब टाइप्स होता है। देखो H और N एक तरह से प्रोटीन है जो कि वायरस के साथ अटैच हो जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन स्टूडेंट, बढ़िया समझना। H कितने टाइप के प्रोटीन हो सकते हैं? H 18 टाइप्स के हो सकते हैं। N कितने टाइप्स के हो सकते हैं? N तुम्हारा 11 या 13 है, 11 या 13 जाके चेक कर लोगे तो चलेगा। तो इसका कम्बिनेशन बनता है। जैसे H1 H2 H3 H4 करते करते तुम्हारा 18 तक होगा। N का N1 करते करते तुम्हारा N 13 या 15 तक होगा, N 11 या 13 तक होगा। तो इसका जो कम्बिनेशन बनता है, कम्बिनेशन क्या बन गया यहाँ पे? H5N1 बन गया। ये क्या है तुम्हारा? इंटरममल ट्रांसमिशन इज द मोस्ट वरिंग। यानी कि एक बीमारी दूसरे एनिमल को जा रहा है, ये सबसे बड़ा वरीसम है। और इसमें देखेंगे कि जो कम्बिनेशंस बनते हैं, है ना, H और N का जो कम्बिनेशन बनेगा, तो क्या ह्यूमन के लिए भी उतना ही खतरनाक है? तो ह्यूमन के लिए 3 टाइप का जो सब टाइप्स होता है, 3 टाइप का सब टाइप्स बोल रहा हूँ क्योंकि H और N का तो तुम प्लेसमेंट कैसे भी कर सकते हो। H1N1 भी हो सकता है, H5N10 भी हो सकता है। इस तरह का जो दोनों का कम्बिनेशन है, ये सब प्रोटीन्स है स्टूडेंट। ये प्रोटीन्स क्या होता है? वायरस पे अटैच हो जाता है, समझे? आप जानते हैं हम लोग वायरस, यदि प्रोटीन वायरस पे अटैच हो गया तो ये बीमारी का सोर्स हो सकता है, ठीक है। क्या है विषय, क्या है, हम समझेंगे इस चीज में। एंड 44 देखो, बिल्कुल हिंडनबर्ग रिपोर्ट से ही रिलेटेड है तुम्हारा कि मल्टी लेयर्ड एपीआईज, यानी कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसके बारे में बताया गया है, और डेरिवेटिव्स के बारे में बताया गया है कि जो स्ट्रक्चर डेरिवेटिव्स है ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है तुम्हारा सेबी को, क्योंकि सेबी जानते हो कि कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। तो इसके लिए सेबी को बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है स्टूडेंट। अब क्या है ये चैलेंजेस तो समझोगे इस एडिटोरियल्स में। तो यहाँ पे समझो 41 GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशंस, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। हिंदू पेपर में आया था 13 फरवरी को। होप सो समझ में आ गया होगा। तो आखिर क्या है मामला, क्या है ये मामला, क्यों आया है? एक्स कम्युनिकेशन इन द दाऊदी बोरा कम्युनिटी रिफर टू 9 जज बेंच। अब पहले समझो क्या है। दाऊदी बोरा समाज जो है ना, सिया का एक फैक्शंस है। जानते हो कि ब्रॉडली हम मुस्लिम को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, और भी होते हैं बट ब्रॉडली मैं बात कर रहा हूँ, सिया और सुन्नी। सिया और सुन्नी में कन्फ्लिक्ट है सक्सेसर को लेके। अब हमारे भारत में ज़्यादातर सुन्नी पाए जाते हैं, मुसलमान, और सिया जो होते हैं, कहा जाता है सिया बहुत ही नॉर्मल होते हैं। सिया में ज़्यादा वो नहीं है, बदमाशी सब ज़्यादा नहीं होता है सिया मुस्लिम में।
सिया मुस्लिम बहुत ही मिलकर रहने वाले मुस्लिम होते हैं और मोदी जी बहुत सपोर्ट करते हैं सिया मुस्लिम को, ठीक है। और केवल इंडिया का ही बात नहीं, वर्ल्ड वाइड भी देखोगे तो सिया मुस्लिम लोग ज़्यादा ही कंपेरेटिवली पीसफुल है एज कम्पेयर टू सुन्नी। अब ऐसा जानकारी तो डॉक्यूमेंट्स में तुमको नहीं मिलेगा, बट तुम ऑब्जर्व करोगे कंट्री को तो तुमको समझ में आएगा ऐसा चीज़। अब यहाँ पे समझो कि एक चीज़ होता है एक्स कम्युनिकेशन। एक्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि मान लो कि हम सिया धर्म के गुरु हैं, हम सबसे बड़े गुरु हैं और हमको पूरा इजाज़त है कि यदि मेरे कम्युनिटी का कोई आदमी मेरे बात को फॉलो नहीं किया, मेरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया, मेरा तौर तरीका को फॉलो नहीं किया रिलीजन का, तो हमको पूरा अधिकार है कि उसको रिलीजन से हम बाहर फेंक दें। दैट्स कॉल्ड एक्स कम्युनिकेशन। इसको क्या बोला जाता है? एक्स कम्युनिकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर जजमेंट बहुत पहले भी आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये आर्टिकल 26 के अंदर आता है आपका, जहाँ पे आपका अपना कम्युनिटी का बात है ना, अपना रिलीजन का बात है। तो जब अपना रिलीजन का बात, याद करो आर्टिकल 26 को, है ना, कि रिलीजियस अफेयर्स को मेंटेन करने का पावर बिल्कुल रिलीजियस बोर्ड को होगा। ऐसा ही था ना आर्टिकल 26। 25 तो इंडिविजुअल राइट्स पे बात था और 26 कलेक्टिव राइट्स पे बात था। यस, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरिकली पहले बोल दिया गया कि बिल्कुल एक्स कम्युनिकेशन पूरा अधिकार है। यदि कोई भी आदमी वो संप्रदाय को कोई तरह का उल्टा इम्पैक्ट पहुंचाता है तो वो उसका जो गुरु है उसको पूरा अधिकार है उसको फेंक दे बाहर निकाल के। ऐसे जजमेंट पहले आ चुका है। बट सबसे बड़ी बात है कि भारत में अभी जो जजमेंट हो रहे हैं वो बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट हो रहे हैं। क्या ये पॉसिबल होगा अभी के हिसाब से? तो देखेंगे उस चीज़ को। तो देखो यहाँ पे 5 जज बेंच बैठे, ठीक है ना। एक बेंच है जिसमें 5 जजेस थे, तो उन्होंने रिफ़र किया कि नो, ये तो मैटर बहुत बड़ा है, ये मैटर सेम हम 9 बेंच को देने वाले हैं जो कि सबरीमाला जजमेंट देखने वाले हैं। सबरीमाला का जजमेंट हुआ था ना, उसमें भी जानते हो 4:1 आया था, फिर रिव्यू पिटिशन हुआ था, तो उसके लिए फिर से मामला आएगा अभी उठ के। तो वही बेंच 9 बेंच जो कि तुम्हारा सबरीमाला का भी केस देखेगा, एट द सेम टाइम इसका भी केस देखेगा। तो इस केस को रिफ़र किया गया 5 जज बेंच, यानी कि मैटर बहुत बड़ा ग्रेव है मैटर। 9 जज बेंच बैठने का मतलब क्या कि मामला बहुत बड़ा है आपका। बात समझ गए ना? तो सेम उसी पैनल को दिया गया है जो पैनल तुमको सबरीमाला जजमेंट को लेके वो काम कर रहा है, तो उसी बेंच को दिया गया है 9 बेंच को। पिटिशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊद बोहरा कम्युनिटी एंड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये देखो 1986 में एक बहुत बड़ा फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, वही जो जजमेंट है अब ये देने वाले हैं 9 जज बेंच। तो क्या देने वाले, ये क्या फैसला था तो हम समझाते हैं तुमको। पहले इसका देखते हैं हम, पहले थोड़ा सा दाऊदी बोरास के बारे में जानते हैं कि इसका इतिहास क्या है, कैसे इंडिया से कनेक्टेड है। देखो ये सिया, वन टाइप ऑफ सिया मुस्लिम है ये, इसका जो हेड है भारत में ही पाया जाता है। अन्यथा हम लोग क्या देखते हैं कि मुसलमान का जो मेन पावर है वो है ना सऊदी अरब में इन्वॉल्व है कि नहीं है मेन पावर, बट ये जो मुसलमान का जो फैक्शंस है इसका जो हेड है वो इंडिया में ही बैठा है और अभी से नहीं बहुत साल से बैठा हुआ है। तो यहाँ पे देखो द दाऊदी बोरास क्या है कि वन टाइप ऑफ सिया मुस्लिम्स है। इसके जो लीडर होते हैं उसको दाई कहा जाता है। लीडर्स का नाम क्या है? दाई है। पूरा नाम मैं बता देता हूँ, पूरा नाम क्या है? अल दाई अल मुतलक, ठीक है, ये पूरा नाम है। या फिर सिंपली उसको दाई भी बोल सकते हो तुम लोग, कि दाई मतलब जो पॉलिटिकल हेड होंगे, मतलब गुरु जो सबसे बड़े हेड होंगे, लीडर होंगे ये बोहरा समाज का, उसको क्या बोला जाएगा? दाई बोला जाएगा। और एज पर द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी दे आर 1 मिलियन, लगभग 10 लाख दाऊदी बोरा समाज के लोग पूरा दुनिया में फैले हुए हैं। 10 लाख, ठीक है ना, आंकड़ा कम्युनिटी के हिसाब से देखा जाए। और लगभग 400 साल से जो इसके लीडर हो रहे हैं वो इंडिया में ही बेस्ड है, यानी कि भारत में इसके लीडर पाए जाते हैं। हालांकि पूरा दुनिया में ही आंकड़ा देखोगे तो कितना है तुम्हारा? 10 लाख का आंकड़ा ही है। और जो इस बार के जो हेड है वो 53rd है। इससे पहले 52nd थे, इस बार 53rd है। इनका नाम क्या है? हिज हॉलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफादल सैफुद्दीन, ठीक है। सैफुद्दीन क्या है? तुम्हारे लीडर है इसके। इससे पहले भी जो लीडर थे मोदी जी के साथ बहुत ही क्लोज एसोसिएट था, क्योंकि मोदी जी का अभी स्पीच देखोगे तो ये जाके मोदी जी ने यहाँ पे संबोधन किया, इसलिए न्यूज़ में आया था स्टूडेंट ये। द लीडर ऑफ कम्युनिटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द मेंबर्स एज हैविंग द राइट टू एक्सकम्युनिकेट इट्स मेंबर, यानी कि जो लीडर है, लीडर कौन हो गए? सैफुद्दीन लीडर हो गए, तो इसको पूरा पावर है कि वो एक्स कम्युनिकेट कर सकता है अपने मेंबर्स को। यदि कि इसका मेंबर्स इनका बात नहीं मानता है, जो एक नियम एक कानून होता है ना, हर रिलीजन का एक कानून होता है, यदि उस चीज़ को नहीं मानता है तो लीडर को पूरा अधिकार है कि उसको कम्युनिटी से उसको बेदखल किया जा सकता है। तो इस बात को लेकर बहुत बड़ा मारामारी हो गया कि इंडिविजुअल राइट्स का कोई हनन ही नहीं है क्या? मतलब इंडिविजुअल राइट्स को कोई मतलब ही नहीं है क्या? आप कैसे कर सकते हो? बात समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं?
तो प्रैक्टिकल टर्म्स में देखो कि एक्स कम्युनिकेशन मीन्स, यानी कि प्रैक्टिकल देखा जाए, यानी कि आप कम्युनिटी से बाहर कर दिए, इसका मतलब क्या है कि आप मस्क में नहीं जा सकते हो, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग कर रहे हो, या फिर आप बरियल प्रैक्टिसेस में नहीं जा सकते हो, क्योंकि मुस्लिम मरते हैं तो बरियल प्रैक्टिसेस होता है। अब वो उस धर्म से उसको निकाल दिया गया तो वो बरियल प्रैक्टिसेस भी नहीं कर सकता है, जैसे कि बाकी लोग का होता है जो उस मेंबर में रहेंगे। तो इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया कि धर्म मानना नहीं मानना हमारे अधिकार में है, आप कौन होते हैं एक्स कम्युनिकेट करने वाले। जैसे अभी हमको कोई आके बोल दे कि तुम हिंदू नहीं है, तो हम तो फाइट कर देंगे ना फिर, कि हिंदू का परिभाषा तुमको क्या आता है। तो सेम यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम है। एक्चुअल में विद्यार्थी इस बात को हमें समझना होगा कि हिंदू में जितना फ्लेक्सिबिलिटी है उतना फ्लेक्सिबिलिटी कहीं है ही नहीं। हिंदू में सब ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, आप मानोगे भी तो फिर भी हिंदू हो, नहीं मानोगे फिर भी हिंदू हो। आप जाओ बाहर डांस वूंस करो फिर भी हिंदू हो, नहीं भी करो फिर भी हिंदू हो। तो इतना ब्रॉड रिलीजन तो हर जगह होना चाहिए। तुम काशी गया फिर भी तुम हिंदू हो, हम नहीं गए फिर भी हम हिंदू हैं। ये खूबसूरती है। बट देख रहा है ये बाकी कम्युनिटी का क्या हालत है, एक्स कम्युनिकेट हो जाता है। बताओ कोई हमको बेदखल कर सकता है क्या हिंदू रिलीजन से? कोई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा कोई मजहब नहीं है, हमारा कोई संप्रदाय नहीं है, हम अपने आप में धर्म है। धर्म चीज़ ही अलग होता है। हम ये योगी का अभी बयान आया है, तो सनातन तो हैं, पूरा इंडिया ही सनातन है ऐसा बोल रहा है वो। मजहब मुस्लिम हो सकता है, धर्म थोड़ी मुस्लिम है ऐसा बोल रहे हैं वो, क्योंकि धर्म बहुत ऊपर का चीज़ होता है। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे समझो, हावेवर दिस प्रैक्टिस वॉज प्रिवेंटेड बाय द 1949 एक्ट ऑफ मुंबई। अब देखो एक्स कम्युनिकेट करने का जो पावर है लीडर के पास, ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट किया गया था। मुंबई ने एक बिल को पास किया था, अपना एक्ट बनाया था विधानसभा से। तो चैलेंज हो जाएगा ना, जैसे मान लो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ का जो विधानसभा है उसने लॉ पास कर दिया, अब ये लॉ इसके साथ वो कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो बात तो पहुँचेगा सुप्रीम कोर्ट में। इसने क्या किया कि 1949 में एक एक्ट पास किया महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, समझे, लेजिस्लेटिव असेंबली से, विधानसभा से। और उसमें कहा गया कि बिल्कुल आप किसी को वो नहीं कर सकते हो, प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, आप एक्स कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको पावर नहीं है। तो दोनों मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या, ठीक महाराष्ट्र का जो तुम्हारा एक्ट है उसके ठीक विपरीत जजमेंट दे दिया। तो मामला तो बहुत बड़ा हो गया फिर, और मामला अभी तक पड़ा हुआ है। तो यही मामला अब फिर 9 जज बेंच देखेगा कि उस समय जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था वो कितना सटीक है, क्योंकि इस बीच में बहुत कुछ हो गया। इस बीच में डगर डगर पे हमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऐसा देखने को मिला है स्टूडेंट, जहां पे हम कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव राइट्स, अब राइट टू प्राइवेसी बता दिया आर्टिकल 21, होमोसेक्सुअलिटी का जो राइट्स है वो भी दे दिया है। तो हम कह सकते हैं कि इस बीच में बहुत ऐसा अनोखा चीज़ हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पे देखो नवंबर 1, 1949 को, ठीक है, एक अब तो रिबिल कर दिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगा, इसलिए उसको हटाना पड़ा। बट उस समय मुंबई प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट पास किया गया था उस समय। इसमें यही बात था कि इस तरह का एक्स कम्युनिकेशन जो सर्टेन कम्युनिटीज में प्रेजेंट है, इंक्लूडिंग बोरा समाज ऑल्सो, वो पूरी तरीके से गलत है, वो इलीगल है। तो देखो एज पर द लॉ इसमें बोला है कि एक्स कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि अब जो लेजिटिमेट राइट्स जो है, प्रिविलेज एक मेंबर्स का, ठीक है, वो उससे आप उसको बेदखल कर रहे हो, इसलिए वो एक्ट बनाया, इसलिए गया था ताकि वो बेदखल नहीं कर सके। बट यहाँ पे फिर बोरा समाज वाला लोग सब पहुँचा वहाँ पे, एंड कीपिंग विद द स्पीड ऑफ चेंजिंग टाइम्स एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि आने वाले समय में पब्लिक को मन करेगा कि हमको कम्युनिटी में रहना है, नहीं रहना, भाई हमारा अपना पावर है ना। तो तुम पूरा हमको मस्क से ही अलग कर दे रहे हो, बरियल प्रैक्टिस से अलग कर दे रहे हो, तो इसलिए बनाया गया था महाराष्ट्र में। बट क्या हुआ उसका देखो, हेंस द लॉ, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मुंबई का लॉ है स्टूडेंट, ये पूरी तरीके से एक्स कम्युनिकेशन कोई करता है तो उसके ऊपर ये क्या है, इनवैलिड करता है इस चीज़ को, समझ गए। आगे देखो तो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे इसको रिएक्ट किया था उस समय। जो उस समय जो 51st लीडर थे कम्युनिटी का, उनका नाम था सरदार सैयदन तहर शहबुद्दीन साहब, ठीक है। उन्होंने चैलेंज किया था इस एक्ट को मुंबई वाला कोर्ट को, और कहा था कि देखिए ये जो बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट्स इन लोग का हनन हो गया अंडर आर्टिकल 25, बट एट द सेम टाइम आई हैव पावर आर्टिकल 26, हमारे पास आर्टिकल 26 है जहाँ पे बोला गया है कि कैसे रिलीजियस अफेयर्स को हम वो करें, एडमिनिस्टर करें, तो हमारे पास पूरा पावर है सर। तो देखो इट वाज सबमिटेड टू द सुप्रीम कोर्ट एट, आप देखो सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद क्या जजमेंट दिया, बहुत बड़ा जजमेंट दिया कि ठीक है, जो पावर ऑफ एक्स कम्युनिकेशन यानी कि जो निकालने का जो पावर है बिल्कुल आपके साथ रहेगा। अब आपके साथ रहेगा मतलब क्या होगा, मुंबई हाई कोर्ट को, अब मुंबई हाई कोर्ट का
मुंबई महाराष्ट्र का जो राइट था, महाराष्ट्र का जो एक्ट था उसको तो फिर इलीगलाइज कर दिया गया फिर, तो असर पड़ा ना वहाँ पे। द प्रैक्टिस वॉज क्लेम टू बी एसेंशियल टू द दाऊदी बोहरा फेथ, इसलिए एक्स कम्युनिकेट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय जजमेंट दिया था स्टूडेंट, ये बहुत पहले की बात है। तो व्हाट वाज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? तो देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था, ये 1962 में सुनाया हुआ फैसला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो दाई का जो पोजीशन है, यानी कि जो लीडर का जो पोजीशन है वो बहुत एसेंशियल है कम्युनिटी को चलाने के लिए, और ये पावर ऑफ एक्स कम्युनिकेट का पावर बिल्कुल दाई के पास रहेगा, ताकि वो डिसिप्लिन ऐसे थोप सके अपने मेंबर्स पे, और अपना जो डिनोमिनेशन है, यानी कि जो अपना उसका परंपरा है, उसका अपना जो ट्रस्ट है, उस चीज़ को वो ठीक कर सके। और ये पनिश करने का बात नहीं है, डिसिप्लिन में लाने का बात है, इसलिए एक्स कम्युनिकेशन वाला पावर बिल्कुल दाई के पास रहेगा, यानी कि लीडर के पास रहेगा। ये 1962 का जजमेंट है। तो फिर ये चैलेंज किया गया फिर सुप्रीम कोर्ट में, फिर चैलेंज हुआ है। देखो तो व्हाट हैपेंड सब्सिक्वेंट टू 1962, क्या कि 1962 में इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जहाँ पे दाई को ही फेवर किया गया है, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद फिर से 1986 में फिर से रिव्यू पिटिशन दिया गया इसके ऊपर, है ना। चैलेंज 1962 का जो जजमेंट है उसको फिर चैलेंज किया गया 1986 में। वर्ल्ड अभी तक वो पिटिशन तुम्हारा अभी तक पेंडिंग में है स्टूडेंट, और वहाँ पे देखो, और मीनवाइल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2016 में फिर पास कर दिया वही बिल, सेम बिल, वो रिविल कर दिया बट दूसरे नाम से प्रपोज कर दिया फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। देखो महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट। अब सोशल बॉयकॉट का मतलब क्या कि लगभग सेम मैच करता है वो चीज़, यानी कि सोशल बॉयकॉट से आप आदमी को नहीं भगा सकते हो, ऐसा एक्ट 2016 में पास हो गया। तो फिर कन्फ्लिक्ट कर गया ना, फिर कन्फ्लिक्ट कर गया, तो फिर मुद्दा उठा ऊपर में जाके, क्योंकि 2016 का एक्ट जो कि मुंबई ने पास किया उसमें ये बताया गया है कि सोशल बॉयकॉट आप नहीं कर सकते हो किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सनस को, और आप उसका फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं कर सकते हो। इस एक्ट में ये बोला गया है कि सोशल बॉयकॉट बहुत ही इनह्यूमन है, यानी गलत है, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये इट इज़ अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और 16 टाइप्स का सोशल बॉयकॉट बताया गया है उसमें, और उसमें पूरा बताया गया कि यदि किसी को हम कम्युनिटी हॉल एक्सेस करने नहीं देते हैं, बरियल ग्राउंड पे उसको नहीं जाने देते थे, इसका मतलब हम उसको सोशल बॉयकॉट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट बात फिर बोरा कम्युनिटी वर्सेस ये वाला फिर 2016 का एक्ट में आ गया, फंस गया फिर, जो कि पहले फंसा था तो पहले नल एंड वाइड कर दिया, रिबिल्ड कर दिया गया, बट इस बार फिर लाया है दूसरे नाम से, और 16 टाइप्स ऑफ बॉयकॉट्स को इसमें मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट मामला फिर से ताज़ा हो गया वही चीज़, क्योंकि आखिर 1986 से पेंडिंग में ही है, अब इधर एक्ट बना दिया तो अब उस चीज़ को तो अब देखना पड़ेगा आपको। देख लो कैसे काम करता है, बोलो। डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी स्टार्ट कर सकता है, बट मेन चीज़ है कि कौन सा डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी, कौन सा एक्ट को हटाओगे। नहीं वो तो तुम डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी नहीं है वो, यहाँ सेंटर तो लॉ बनाया ही नहीं इस पर। हाँ सेंटर यदि लॉ बनाता तब फिर वो तुम्हारा डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी के अंदर आता है। उस सिविलिटी का मतलब होता है कि बहुत सारा पार्ट, बहुत सारा तुम्हारा एक होल पार्ट हुआ, उसमें छोटा सा कोई निकाल के रख दिया, अलग कर दिया, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिविलिटी तो अब देखेगा वो लोग, रिपग्नेंसी का तो कोई बात नहीं है अभी, क्योंकि अभी पार्लियामेंट से तो ऐसा कोई लॉ पास नहीं हुआ है, बट महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो लॉ है उस पर तो फिर बात होगा ना, उठेगा ना, जो 2016 में फिर प्रेस पास किया है। तो देखो इसलिए कि 1962 का जो जजमेंट चैलेंज किया गया है, जो कि 1986 में फिर से रिपीटिशन किया गया है, अब उसको भेजा गया 9 जज बेंच के सामने में, जो कि सबरीमाला जजमेंट भी देखेगा। बात समझ में आ गया ना। तो बट इतना तो जरूर जाहिर सी बात है कि अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक एक्सपेक्टेशन रहता है ना, तो एक्सपेक्टेशन तो यही कर सकते हैं कि इंडिया में अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बहुत ही प्रोग्रेसिव फैसला है। तो हो सकता है कि इस बार जो हमको 1962 में मिला था देखने को, उसका ठीक रिवर्स हो जाए यहाँ पे, ठीक रिवर्स भी हो सकता है। इसलिए रिवर्स हो सकता है, देखो केशवानंद भारती केस अपने आप में एक प्रोग्रेसिव केस है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट पावर है, दैट डजंट मीन कि संविधान को आप पूरी तरीके से बदल दोगे, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो हमने देखा है उसके बाद कई ऐसे जजमेंट हुए हैं, है ना, चाहे राइट टू प्राइवेसी का बात हो, पुट्टा स्वामी जजमेंट का बात हो, ऐसे बहुत सारे जजमेंट है। तो वहाँ पे देखो केशवानंद भारती केस 1973, ये अपने आप में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश किया। इसने बोला कि पार्लियामेंट्री मेजोरिटी होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि संविधान में ऐसे संशोधन करके तुम बर्बाद कर दोगे उसको, ऐसा नहीं कर सकते हो तुम, ठीक है। ये देखे 1990s का देखो विशाखा गाइडलाइंस दिया गया था, और मजबूरन 1990s में दिया गया था विशाखा गाइडलाइंस, वो बाद में 2013 में जाके एक्ट बना है वही कि सेक्सुअल हरासमेंट नहीं होना चाहिए महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पे, ताकि 1990s में गाइडलाइंस तो दिया सुप्रीम कोर्ट ने, बट 2013 में सुप्रीम कोर्ट को हमारे पार्लियामेंट को लाना पड़ा
बात समझ गया। उसी तरह 2010 में देखो सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज केस में क्या बोला है कि गवर्नमेंट का कंट्रोल इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू प्राइवेट इंडस्ट्रीज, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज अपना वो ज़्यादा वो नहीं दिखा सकता है। गवर्नमेंट जो बोल दिया, रिसोर्सेज का अधिकार पूरा गवर्नमेंट के ऊपर है। तो 2010 में भी हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोग्रेसिव थॉट सब है। और 9 जज बेंच बैठा था, देखो उसमें भी पुट्टास्वामी जजमेंट में, वहाँ पे भी राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट बताया गया है। तो हम विद्यार्थी इसलिए कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का रिसेंट टाइम में जहाँ पे दिखता है कि वो पूरी तरीके से फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग पे बात किया है उन्होंने। तो बात समझ गए ना। तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें एक बेटर जजमेंट देखने को मिले इस केस में भी। होप तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो लैब ग्रोन डायमंड्स। अब देखो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशंस एंड इफेक्ट्स इन एवरीडे लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये 11 फरवरी को आया था 2023 को। इसमें समझो स्टूडेंट कि देखो अब पहले डायमंड का समझो। हम डायमंड अभी कहाँ से मंगवाते हैं? ज़्यादातर बेल्जियम और स्विट्जरलैंड से मंगवा रहे होते हैं। जहाँ तक सवाल है माइनिंग एक्टिविटी का, तो डायमंड का सब ज़रा माइनिंग एक्टिविटी तुम्हारा अफ्रीका में होता है। बट अफ्रीका में प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम मैं कई बार बता चुका हूँ कि अफ्रीका में जो डायमंड पाया था वो कन्फ्लिक्ट डायमंड है। कन्फ्लिक्ट डायमंड का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो एंटी गवर्नमेंट राइवल्स सब लोग हैं वो लोग माइनिंग कर रहा है। तो वो जब माइनिंग कर रहा है तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो माइनिंग कर रहा है, वो बेचेगा तो फिर पैसा कमाएगा तो फिर सरकार को ही गिरा देगा। टेररिस्ट एक्टिविटी हो रहा है वहाँ पे। तो टेररिस्ट ग्रुप वाले लोग जो है, जो सरकार के विपक्ष में जो काम कर रहा है, ऐसे लोग क्या कर रहे हैं? डायमंड को माइन कर रहे हैं। तो दुनिया में अब मांग हो चुका है कि नो, अब जब इतना दिक्कत है, किल्लत है, डायमंड माइनिंग का इतना किल्लत है, या डायमंड माइनिंग जो कर रहा है उससे हम खरीद नहीं सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है कि हम लैब में ही प्रिपेयर कर ले डायमंड को। तो इसलिए ये खुल गया। और जहाँ तक सवाल है भारत में, तो भारत में एक टाइम में डायमंड था, एमपी सब में देखोगे, अभी मैं बताऊँगा इसमें, बट वो एग्जॉस्ट हो गया। उसके बाद भी भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है डायमंड के लिए। जैसे हम सूरत देखते तो सूरत में देखते हो ना पॉलिशिंग सब होता है, हम कई डायमंड मंगवाते हैं, रॉ डायमंड मंगवाते हैं, उस पर फिर पॉलिशिंग करते हैं, फिर बेचते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हम तो अभी सेमीकंडक्टर का दौर भी खो दिए, हम सोलर पैनल में भी पीछे चले गए। जिस चीज़ में हम बेस्ट है, हमारा सूरत एक जो जगह है वो बेस्ट है, तो अब इसमें पीछे हम नहीं हट सकते। इसलिए अभी दुनिया में लैब ग्राउंड डायमंड्स का बात उठ रहा है। स्टूडेंट समझ गए ना, ये तुम्हारा बेसिक्स हो गया। तो यहाँ पे देखो आखिर इंडिया ने ही इंट्रोड्यूस किया हुआ। अब देखो कोहिनूर डायमंड कहाँ से आया था? विद्यार्थी भारत से ही आया था ना कोहिनूर। तो एक्चुअली डायमंड का जो रूप है भारत ने ही दिखाया दुनिया को। ये अलग बात है कि हमारा एग्जॉस्ट हो गया है, मगर इंडिया ही वो कंट्री है जिसने डायमंड के बारे में वर्ल्ड को सीख दिया है कि डायमंड देखो इतना चमत्कारिक चीज़ है, इतना इसका यूज़ है, ये है वो है। इंडिया ने दिया, तो वही बोला गया कि इंडिया इंट्रोड्यूस डायमंड टू द वर्ल्ड। भारत ने ही दिया। देखो इंडिया देखो अपना डायमंड वर्ल्ड को दिया, सेंचुरी तक दिया है। हमारे पास एमपी में, आंध्र प्रदेश में माइन था, बट अभी खत्म हो गया वो सब माइनिंग। ठीक है, एक टाइम था कि हम पूरा मोनोपोली था हमको डायमंड में, और बेस्ट डायमंड हम सप्लाई करते थे वर्ल्ड को। और देखो ना उसमें एक तुम्हारा कोहिनूर डायमंड भी है स्टूडेंट। हाँ, ये अलग बात है कि प्रोडक्शन फेल हो गया, तो इंडिया तुम्हारा क्या है कि बाद में रफ डायमंड्स का इंपोर्टर बन के रह गया। मगर फिर भी उसके बाद भी भारत का जो पोजीशन है वर्ल्ड पे टॉप है इन टर्म्स ऑफ कटर एंड पॉलिशर ऑफ द स्टोन। स्टोन को पॉलिश करने में और कट करके बेचने में भारत अभी भी अव्वल दर्जे पे आता है। भले ही हमारे पास रो डायमंड्स नहीं रहा अब, मगर हम उसके ऊपर जो वर्क करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, उसमें इंडिया अभी भी जाना जाता है वर्ल्ड में। बात समझ में आ गया ना? यदि तुम कह दो कि ये सूरत का डायमंड है तो बाहर के लोग सब एकदम खरीदने के लिए पागल रहेगा, इतना ब्रांड है हमारा बाहर, समझे? तो देखो अभी जो लैब ग्रोन डायमंड्स है वो भी पॉपुलर हो रहा है भारत में, और दुनिया के बाकी बहुत सारे जगह में भी हो रहा है। और ये स्टार्ट हुआ था 10 ईयर्स अगो, बट अभी मोमेंटम ले रहा है। अभी मोमेंटम लेने का रीज़न है स्टूडेंट, क्योंकि डायमंड माइनिंग घटते चला जा रहा है इसलिए भी, और इसका व्यापार भी बढ़ते चला जा रहा है इसलिए भी। आगे देखो विद्यार्थी क्या लिखा गया है। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आंकड़ा के साथ देख लेते हैं कि आखिर डायमंड का बिजनेस कितना बड़ा है भारत में। बात समझे? देखो अप्रैल और दिसंबर का बात कर लेते हैं स्टूडेंट। अप्रैल और दिसंबर का बात कर लोगे तो इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया? लगभग $16 बिलियन का कट और पॉलिश डायमंड एक्सपोर्ट किया हमने। और हमने इंपोर्ट कितना किया रफ डायमंड्स का? तो लगभग $13 बिलियन का। तो कहने का मतलब $3 बिलियन हम कमाई कर रहे हैं इसमें। बात समझ में आ गया स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं हम? $13 बिलियन का हम क्या किए? इंपोर्ट किए। एक्सपोर्ट कितना, वैल्यू एडिशन करके कितना एक्सपोर्ट किए? 16 बिलियन। तो कितना फायदा हुआ? $3 बिलियन का फायदा हुआ लगभग। उसके बाद देखो
इसमें अब ये भी बोला जा रहा है कि फोरकास्ट किया गया कि जो ग्लोबल सप्लाई है डायमंड का वो घटते चला जाएगा। जब घटते चला जाएगा तो इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या करे, लीडर बन सकता है इस पोजीशन में। कब लीडर बनेगा? जब हमारे पास व्यवस्था होगा कि हम यदि लेबोरेटरी में ही डायमंड को उगा सकते हैं, डायमंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। क्योंकि वो फोरकास्ट कर दिया गया कि माइनिंग एक्टिविटी कम हो गया या फिर कन्फ्लिक्ट डायमंड की वजह से वर्ल्ड में नहीं चल रहा है, तो डायमंड तो कम होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि नेचुरल डायमंड जो होता है, बिल्कुल हम लेबोरेटरी में जो डायमंड कल्टीवेट करते हैं, बनाते हैं, बिल्कुल सेम है, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बात समझे ना? तो यानी कि तुम एक्चुअल में कॉमन आदमी तो पहचान ही नहीं पाएगा कौन सा लैब का है कौन सा माइन का है। बहुत ही जो ज्ञानी होगा, बहुत ही एक्सपर्ट होगा, वही पहचान पाएगा। कॉमन आदमी तुम्हारे ऐसे मेरे ऐसा आदमी पहचान ही नहीं पाएगा कि ये लैब ग्रोन डायमंड है या फिर रियल डायमंड है। क्योंकि लैब ग्रोन डायमंड भी रियल डायमंड हो चुका है, क्योंकि उसको बनाना उतना ही एक्सपेंसिव है जितना तुम वहाँ से निकालोगे। सस्ता नहीं है, लैब ग्रोन डायमंड में सस्ता करके बेच दिया ऐसा नहीं है, वहाँ पे भी उतना ही महंगा है। यहाँ पे समझो कि अभी जस्ट कुछ दिन का दिया गया, अप्रैल और दिसंबर का देखो तो ये तो पूरा ओवरऑल हो गया ना, $16.62 बिलियन कट और पॉलिश डायमंड कमा रहे हो। बट इसमें देखो इंडिया ने 1.3 बिलियन का तुम्हारा लैब ग्रोन डायमंड, देखो भारत ने भी भारत ने भी हमारे लेबोरेटरी में बनाया है यहाँ पे कंट्री के अंदर, ठीक है। तो $1.3 बिलियन का भारत ने भी पैसा कमाया है लैब ग्रोन डायमंड से, ठीक है, अप्रैल और दिसंबर में। और लगभग 80% जो तुम्हारा है, इसमें 80% तो बाहर ही एक्सपोर्ट हुआ और 20% हमारा डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूम हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, इंडिया भी अच्छा खासा लैब ग्रोन डायमंड्स का काम किया है ये अप्रैल से लेकर दिसंबर तक। होप तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को कि लैब ग्रोन डायमंड्स में कितना वर्क हुआ, उसका कितना पैसा हुआ है। तो उसका लगभग तुम्हारा कह सकते हो कि $1 बिलियन का हुआ है, उसमें 80% तो बाहर ही गया है और 20% तुम्हारा डोमेस्टिकली कंज्यूम हुआ है स्टूडेंट। तो यहाँ पे समझते हैं आखिर कौन सा संस्था को हमने चुना है, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बात है ये लैब ग्रोन डायमंड। तो उसके लिए देखो IIT मद्रास, ठीक है। तो यूनियन बजट में देखो इस बार हम लोग पढ़ाए हैं तुमको कि 2023 और 24 का जो यूनियन बजट आया था उसमें लगभग 240 करोड़ रुपया दिया गया IIT मद्रास को कि ताकि आप लैब ग्रोन डायमंड टेक्नोलॉजी को विकसित करिए, ठीक है। इसमें पूरी तरीके से नेशनल सेंटर फॉर लैब ग्रोन डायमंड को बनाने का बात किया गया है इस बजट में। उसमें क्या है कि अभी तक देखो देयर इज नो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बट वी हैव टू कल्टिवेट, हमें बनाना होगा। तो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस है, हम कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है सीड के ऊपर, वही सीड जो ग्राफाइट सीड होता है, तो उस पर देखो घटाने का बात है कि जो 5% जो कस्टम ड्यूटी लगता है वो भी खत्म करने का बात है। अरे भाई जितना सस्ता होगा आपका सीड उतना ही ना आप बना पाओगे, तो जो 5% जो लगता था वो भी हटाने का बात किया गया है और इस बार हटा दिया है सरकार ने। तो अब बाहर से जो सीड लाओगे, सीड मतलब ग्राफाइट सीड जो रॉ सीड होगा, उसको लैब में जाके पूरा हीट करोगे, प्रेशर दोगे एंड देन यू कैन प्रिपेयर द डायमंड, समझ गए ना। तो उसके लिए कस्टम ड्यूटी घटा दिया गया है। तो अब देखो दोनों में अंतर क्या है स्टूडेंट, लैब ग्रोन डायमंड वर्सेस नेचुरल डायमंड, इस बीच में क्या अंतर है। देखो लैब ग्रोन डायमंड जो होता है वो रियल है, एकदम ऐसा दिखेगा जैसे कि तुम्हारा अर्थ से निकला हुआ डायमंड है। दोनों में भेद करना बहुत मुश्किल है। सेकंड देखो बहुत ही आइडेंटिकल है, जो डायमंड जो अर्थ से आएंगे वो बहुत आइडेंटिकल है, बस इतना ही अंतर है कि वो लैब में बन रहा है, बस इतना ही अंतर, बाकी दोनों देखने में सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी सब सेम रहेगा उसका, समझ गए, वही चीज़ लिखा गया वहाँ पे। और देखो यहाँ पे और दे कैन बी कुक टू बी डिफेक्ट फ्री। अब देखो इसमें दिक्कत क्या है, देखो स्टूडेंट ये समझने वाली बात, देखो यहाँ पे ध्यान दो, जो सीड हम जो ला रहे हैं ग्राफाइट वाला सीड, इट मस्ट नॉट कंटेन्स कार्बन, इम्प्योरिटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हो कि इम्प्योरिटी को हटा दे। इसलिए जो बाहर से सीड लाएंगे वो बहुत प्योर लाएंगे। यदि मान लो कि इम्प्योर सीड आ गया, उसमें बहुत सारा कार्बन इन्वॉल्व है, यानी कि ऐसा कोई इम्प्योरिटी इन्वॉल्व है, तो उसको दिक्कत हो जाएगा, फिर हम उतना बढ़िया नहीं बना पाएंगे। इसलिए अभी हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो विदेश से हम ला रहे हैं इंपोर्ट करके सीड को, वो सीड हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए, बात समझे। तो देखो तो वही बोल रहा है कि हम डिफेक्ट फ्री कर सकते, 2% नेचुरल डायमंड्स आर डिफेक्ट फ्री, मतलब यानी कि बहुत कम ही नेचुरल डायमंड्स होता है जो कि तुम्हारा डिफेक्ट फ्री होता है। अदरवाइज मैक्सिमम जो डायमंड्स होता है वो उसमें डिफेक्ट होता है, उसमें इम्प्योरिटी होता है, ठीक है, समझ गए ना। अपार्ट फ्रॉम देयर यूज इन द मेकिंग ऑर्नामेंट, देखो ऐसा नहीं कि डायमंड का यूज़ केवल ऑर्नामेंट्स में, ज्वेलरी में ही है, डायमंड का यूज़ तुम्हारा 5G टेक्नोलॉजी, 6G टेक्नोलॉजी में भी है, बात समझे।
हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी यूज़ होता है, जो अभी टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रहे हैं सब जगह यूज़ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, सेंसर में यूज़ होता है, तुम्हारा क्वांटम कंप्यूटिंग में, यानी कि जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है सब जगह तुम्हारा क्या है, डायमंड का यूजेस है। तो यानी कि कहने का मतलब यदि भारत यदि यहाँ पे अच्छा डायमंड ग्रो करता है लेबोरेटरी में, तो हमारा बहुत जगह पे ही एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा स्टूडेंट। केवल ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी का बात नहीं है, जितने भी टेक्नोलॉजी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हर जगह ही इसका यूजेस है डायमंड्स का। तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि यदि लैब ग्रोन डायमंड क्रिस्टल्स 1/3 कैरेट्स का हो तो ये कम से कम तुम्हारा बहुत सस्ता हो गया एज कम्पेयर टू नेचुरल डायमंड्स का। ये सस्ता होगा बट उतना भी सस्ता नहीं है जितना हम एक्सपेक्ट करेंगे। बात समझ गया। और इंडिया यदि इस चीज़ में आगे बढ़ जाता है तो इंडिया को बहुत फायदा होने वाला है। चल जा, समझ में आ रहा है कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे समझो कि मोर अबाउट द लैब ग्रोन डायमंड्स, इसके बारे में क्या है। देखो दो तरीका है लेबोरेटरी में डायमंड को प्रिपेयर करने का। एक तरीका को कहते हैं केमिकल वेपर डिपोजिशन CVD, और दूसरा तरीका है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। समझ गए, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर ये दूसरा तरीका है। तो ये बताएंगे तुम लोग को। यूनियन कार्बाइड ये तुम्हारा एक कंपनी का नाम था। 1952 में इसने पहली बार CVD वाला मेथड से डायमंड को ग्रोन किया था। बोले दो तरीका है, एक CVD है, एक तुम्हारा HPST है, यानी कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर। दो तरीका है। सबसे पहला जो CVD जो तरीका है वो 1952 में यूज़ किया गया था, किसके द्वारा, यूनियन कार्बाइड के द्वारा। जबकि दूसरे जो प्रोड्यूसर थे उस समय, दूसरे जो कंपनी थे वो HPST टेक्नोलॉजी से लैब में डायमंड्स को कल्टीवेट कर रहे थे। अब उस समय ये देखो, ये सब डायमंड जो था उस समय कहाँ पे यूज़ होता था, इंडस्ट्री में, स्पेशली टेलीकम्युनिकेशन में और लेजर ऑप्टिक्स में। लेजर ऑप्टिक्स का मतलब क्या है कि लाइट से रिलेटेड जितने भी होंगे टेलीकम्युनिकेशन, उस चीज़ में यूज़ किया जाता था। बट अब उसके बाद देखो, बट जेम क्वालिटी लेबोरेटरी ग्रोन डायमंड वाज फर्स्ट, पहली बार ज्वेलरी से रिलेटेड जो डायमंड है वो 1970s में कल्टीवेट किया गया था। समझे ना, ये समझना होगा। शुरू में जो आया था 1960s और 70s में, जो शुरू में 50s में और 60s में, वो टोटली तुम्हारा टेलीकम्युनिकेशन के लिए था। बट जो ज्वेलरी के लिए है वो 1970s में स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट। तो देखो वही बोला कि कॉमन आई तो पहचान ही नहीं पाएगा, तुम्हारे ऐसा मेरे ऐसा आदमी तो पता ही नहीं कर पाएगा कौन सा नेचुरल डायमंड है और कौन सा डायमंड तुम्हारे लेबोरेटरी से आया है। यदि पहचानना होगा तो उसके लिए बहुत ही अच्छा जेमोलॉजिस्ट और सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट तुमको लगा के देखना पड़ेगा। यानी कि बहुत ही जिसका पारखी नज़र है वही देख पाएगा, या फिर डिवाइस ही पता कर पाएगा कि कौन सा रियल में है और कौन सा तुम्हारा लैब है। नहीं तो कॉमन आदमी नहीं पहचान सकता है इस चीज़ को। मतलब इतना हूबहू है दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे समझो आखिर ये दो मेथड है क्या स्टूडेंट, यही दो मेथड के साथ खत्म हो जाएगा ये देखो दो मेथड क्या है। HPST मेथड पहले देखते हैं, ठीक है। चाइना इसी मेथड से डायमंड को ग्रो करता है, ये मेथड्स को। ये मेथड में क्या है तुम्हारा कि ये देखो HPST मेथड जो है ना वो सेम वही चीज़ है कि जो अर्थ के अंदर हो रहा होता है। देखो अर्थ के अंदर क्या होता है कि हजारों साल से वो दबा रहता है डायमंड का लेयर हजारों साल से वो रहेगा, तुम्हारा कैद रहेगा नीचे, और हाई टेम्परेचर रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा। बिल्कुल वही चीज़ को हम मिमिक कर रहे हैं लैब में, सेम वही वातावरण लैब में दे रहे हैं। बट ये है कि एक दिन में नहीं होगा, इसको बहुत समय लगता है। लैब में भी तुम्हारा कुछ मंथ लगता है इसको बनाने में। तो जो नेचुरली जो अर्थ में पाए जा रहे हैं जो तौर तरीका, वही तरीका को यहाँ पे मिमिक किया जा रहा है। होप सो समझ में आ गया होगा। नींद आ रहा है बताओ तुम लोग को। यहाँ पे देखो ये द प्रोसेस स्टार्ट्स विद द सीड slice of another diamond. The HPST diamond mimics the high pressure high temperature condition that occur under the earth to form a natural diamond. समझ में आ गया ना, सेम वही कॉपी कर रहा है, जो नेचुरल डायमंड फॉर्म होता है उसी तरह कॉपी कर रहा है लैब में। देखो जो सीड है ग्राफाइट है उसको बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लगाया था। देखो कितना 15,000 टेम्परेचर दिया जाता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है ताकि लैब ग्रोन डायमंड क्रिएट हो सके। अब देखो इस तरह का जो मेथड है HPST वाला, ये मेथड ज़्यादातर चाइना यूज़ करता है। अब दूसरा मेथड देखते हैं जहाँ पे इंडिया ये मेथड यूज़ करता है। अब इसमें देखो, इसमें तुम्हारा 8,000 सेल्सियस तक ना एक चैम्बर में हीट किया जाता है। देखो उसमें 15,000 था स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा है ना। उसमें कितना था देखो 15,000 था, है ना, कि ज़्यादा है उससे, हाँ 15,000 था, 15,000 सेल्सियस। बट उससे ठीक हाफ कह सकते हो। यहाँ पे 8,000 सेल्सियस में हीट किया जाता है एक चैम्बर के अंदर, और उस चैम्बर में मीथेन गैस होता है स्टूडेंट। मीथेन का फार्मूला क्या है, CH4, और CH4 कट जाता है, CH4 कट गया यानी कि C कट गया, H कट गया, तो जो कार्बन है वो कार्बन डिपोजिट हो जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल डायमंड कार्बन का ही डिपोजिशन है। तो देखो एक चैम्बर, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक चैम्बर है, एक चैम्बर के अंदर सीड रख दिया गया, एक सीड रख दिया गया, और उसको कितना दिया गया डिग्री सेल्सियस,
क्या है तुम्हारा, हाँ 8000 डिग्री सेल्सियस दिया गया, और उसके अंदर जो चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है तुम्हारा मीथेन, मीथेन CH4 है, CH4 कटेगा, जो H होगा डिपोजिट हो जाएगा, एक शेप में आ जाएगा, वो डायमंड बन जाएगा। तो इस तरह किया जाता है। देखो यहाँ पे दिस गैस ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है मीथेन, वो ब्रोक डाउन होगा तुम्हारा कार्बन में और हाइड्रोजन में, फिर जाके बाद सीट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, और जिस तरह का आपको क्रिस्टल चाहिए, वो टेबुलर फॉर्म में जो क्रिस्टल होता है डायमंड का, उस फॉर्म में वो डिपॉजिट हो जाएगा। इसमें देखो दिस प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर हीट और इरेडिएशन, इसमें हमें चाहिए हीट चाहिए, तभी तो हम इतना डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं, और हमें अलग से एक्स्ट्रा लाइट भी चाहिए होता है, इरेडिएशन मतलब अलग से लाइट चाहिए होता है, ताकि जो क्रिस्टल में जो क्रिस्टल का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका कलर आ सके उसके अंदर, क्योंकि डायमंड में यदि कलर नहीं है, डायमंड में वो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो क्या का डायमंड फिर, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ता है स्टूडेंट। इंडिया में CVD वाला मेथड ज़्यादा पॉपुलर है, एंड इसके लिए कम से कम 1 मंथ लगता है ये सब चीज़ करने में। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हो जाता है, बहुत समय लगता है, ये प्रोसेस बाय प्रोसेस हो रहा होता है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को कि लैब ग्रोन डायमंड्स का मतलब क्या होता है, और देख रहे हो ना दोनों में जो रिजल्ट निकल के आएगा सेम डायमंड ही आएगा, चाहे हाँ ग्रेफाइट सीटी है, वही तो सीट का मतलब ही ग्रेफाइट होता है, और डाला जाता है, लिखा तो है स्टूडेंट, लिखा तो है, देखो यहाँ पे विच गेट डिपॉजिट ऑन द सीड, सीड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा कार्बन, और कार्बन डिपॉजिट होने के बाद एक स्ट्रक्चर ले लेगा, रूप ले लेगा, वो लिखा तो है, देखो वहाँ पे पढ़ो सेकंड लाइन में, समझ गए ना बात को, ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, एडजॉर्प्शन समझ गए, उसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 2 दिन नहीं पढ़ाए तो सब दूसरे अवस्था में चला गया स्टूडेंट्स, कभी पढ़ाते थे एडिटोरियल्स इस क्लास में, पूरा दूसरे मूड में है स्टूडेंट्स। एक तो मेरा गला का जान निकल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा इधर ध्यान दो। H5N1 ये क्या है तुम्हारा, जैसे बताए ना अभी कि ये तरह इन्फ्लुएंजा है, एवियन इन्फ्लुएंजा सब है, यानी कि बर्ड फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू होता है, दुनिया भर का प्रॉब्लम होता है। तो ये समझो वही सेम सिलेबस रहेगा, 12 फरवरी को आया था स्टूडेंट, तो समझते हैं इस चीज़ को, समझते हैं। देखो जैसे कि मैंने कहा है स्टूडेंट तुम लोग को, एक बार चेक कर लेना, ये न्यू बर्ड फ्लू मिला है, न्यू बर्ड फ्लू का एक स्ट्रेन मिला है। क्या होता है न्यू बर्ड फ्लू और स्ट्रेन, तो सिंपल समझो, पहले बेसिक समझो। एच देखो फिर से मैं बोलता हूँ, एच जो है ये टाइप ऑफ प्रोटीन है, ये प्रोटीन वायरस पे अटैच हो जाता है, और एन भी 1 काइंड ऑफ प्रोटीन है जो कि वायरस पे अटैच हो जाएगा। तो ये दोनों ही टाइप ऑफ प्रोटीन है। एच का तुम्हारा 18 टाइप्स होते हैं, ठीक है, और एन का 11 या 13 टाइप्स होते हैं, जाके एक बार क्रॉस चेक कर लोगे, समझ गए। और ये दोनों का कम्बिनेशन बनता है, कभी H1 है तो N1 है, कभी H5 है तो N1 है, कभी H10 है तो कभी N2 है, इस तरह कम्बिनेशन बनता है। देखिए ढेर सारा कम्बिनेशन बनेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बना है स्टूडेंट, इसी को स्ट्रेन कहा जाता है। ये तुम्हारा कौन सा है, H5N1। होप से समझ में आ गया होगा। और इसी को बोलते हैं बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू सुना है, बर्ड फ्लू मतलब बीमार हो जाएगा, पूरा बर्ड मर जाएगा, ठीक है। एक बर्ड से दूसरे बर्ड को हो रहा है ये चीज़। अब बर्ड को हो रहा है तो जानते हो ना, बर्ड फ्लू हुआ था तो कितना चिकन को मार दिया गया था, छोटे छोटे पपीज, इन्हें पहले भी हुआ था। देखो ये न्यू बर्ड फ्लू आया है तुम्हारा, जो कि 2020 में ये स्टार्ट हुआ था एशिया, अफ्रीका, यूरोप में। और ये कहाँ कहाँ पाए गए, देखो सील्स में पाए गए हैं, सी लाइन्स में पाए गए, डॉल्फिन्स में पाए गए, फॉक्सेस में, ये सब में पाए गए। तो ये चिंता वाला विषय है। H5N1 जेनोम सीक्वेंस शोज सेवरल म्यूटेशंस। अब देखो यहाँ म्यूटेशंस होते हैं। म्यूटेशन मतलब वो वायरस तो गया तुम्हारा शरीर में, अब तुम्हारा शरीर का अपना इम्यून सिस्टम है, तो एक नया चीज़ क्रिएट होकर निकल गया। जैसे देखो ना, कोविड-19 में भी कितना म्यूटेशन हुआ था, डेल्टा आया, ओमिक्रॉन आया, सब म्यूटेशन सही है। यानी कि गया किसी और फॉर्म में शरीर में, और शरीर का अपना ही इम्यून सिस्टम है, और लंबा जितना शरीर में लंबा रहे वायरस, उतना ही म्यूटेशन होने का संभावना रहता है। यानी कि बदल लेगा, नेचर ही चेंज कर लेगा वायरस। अच्छा, वायरस नेचर चेंज कर लेगा तो तुम जो वैक्सीन दे रहा था पहले वाला, वो काम आएगा बताओ तो? उसके लिए फिर दूसरा। तो यही कारण है ना, कोविड-19 सबसे बड़ा तुम्हारा एक चैलेंज था कि नया नया वेरिएंट आ रहा है, नया नया म्यूटेशंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है स्टूडेंट कि म्यूटेशंस हो रहे हैं। अब म्यूटेशंस हो रहा है तो क्या कि मेमाल्स में तेजी से बढ़ रहा है ये चीज़, समझे। इंट्रा मेमाल ट्रांसमिशन हुआ है H5N1 का, जो कि 2022 में दिखाया गया था, मिस्क में देखा गया था। मिस्क का मतलब होता है चिड़िया टाइप का ही होता है, छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं। स्पेन में ना ये देखा गया H5N1 वीजा, ये H5N1 वीजा बोल रहे हैं, ये तुम्हारा स्ट्रेन देखा गया है। वो भी वीजा भी होता है। इतना वो चीज़ को पढ़ा चुके हैं ना, मुंह में वही आएगा, H1B1 वीजा ही आएगा। देखो, इट कैन कॉज सेवरल इलनेस। इसके वजह से देखो इलनेस हो सकता है और ह्यूमन बीइंग में डेथ भी हो सकता है। बट
ये कोई रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि H1N1 के वजह से ह्यूमन भी डेथ हो सकता है, बट आकलन किया जा रहा है, कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं है कि आदमी को भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बात समझे? इसलिए स्टूडेंट कि जो अलग अलग बर्ड्स में हो रहे थे, इसलिए एक पब्लिक कंसर्न हो गया कि क्या आदमी में भी आ सकता है, क्या आदमी में आएगा तो फिर आदमी से आदमी जा सकता है, जैसे कोविड हो रहा था। तो इस चीज़ को लेकर ना टेंशन में है वर्ल्ड, ग्लोबल कंसर्न दिखाया जा रहा है। तो थोड़ा एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में समझ लो कि होता क्या है ये चीज़। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू बहुत ही हाईली कॉन्टेगियस वायरल इन्फेक्शन, यानी कि बहुत तेज़ी से फैलता है स्टूडेंट ये, और एक बर्ड दूसरे बर्ड को इम्पैक्ट करेगा। देखो ये बोल रहा है कि यानी कि ए वायरस कैन इन्फेक्ट मैमल्स फ्रॉम बर्ड्स, यानी कि बर्ड से मैमल्स को इम्पैक्ट कर सकता है ना। जो फिनोमेना है जो इम्पैक्ट करने का उसको स्पिल ओवर कहते हैं। और ये तुम्हारा बिटवीन मैमल्स, यानी कि एक मैमल्स और दूसरे मैमल्स में उतना नहीं जाता, यानी कि इंट्रा मैमल है। इंट्रा मैमल मतलब एक मैमल और दूसरे मैमल के बीच में जाएगा, ये तीसरे के बीच में नहीं जाएगा। जैसे मान लो कि ह्यूमन बींग के अंदर नहीं जा सकता ये, क्योंकि ह्यूमन बींग अलग प्रजाति है, ये बर्ड और बर्ड के बीच में जा रहा है, समझे ना, वही बोल रहा है। हाँ, इसके बहुत सब टाइप्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले कह दिया तुमको, जैसे H1N1 जो भी है इसका बहुत टाइप्स होगा ना, कम्बिनेशन बहुत बनेगा ना। H का 18 है तो N का 13 है, तो कम्बिनेशन बहुत बनेगा। वही बोल रहा है कि डिफरेंट सब टाइप्स का आपको एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस मिल सकता है। कोई लो पैथोजेनिक होता है, कोई हाईली पैथोजेनिक होता है, यानी कि कोई आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, कोई बहुत कम कर सकता है। जैसे एग्जांपल देखो H5N1, ये हाईली पैथोजेनिक सब टाइप है, बहुत खतरनाक है, इससे बहुत सारे बर्ड्स मर रहे हैं। बात समझे? अब बहुत ही क्या है तुम्हारा, दिस सब है कॉज अ नंबर ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन। और हाँ, नंबर ऑफ ह्यूमन इन्फेक्ट भी हो सकता है। यदि मान लो कि बर्ड्स का जो डर्ट प्रोडक्ट्स है उसके पास तुम रहा, ठीक है, या फिर तुम्हारा जो इन्वायरमेंट में डर्ट प्रोडक्ट सब है, या वहाँ पे चिकन उकन पड़ा हुआ है, उसके कांटेक्ट में तुम आ गए, तो तुमको भी इन्फेक्ट हो सकता है। बट तुम्हारे इन्फेक्शन से दूसरे आदमी को इन्फेक्शन होगा, इसका कोई रिपोर्ट नहीं है। और तुमको भी हो रहा है, वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि जो तुम्हारा H और N का जितने भी सब टाइप्स होते हैं, 3 ही टाइप होता है जो ह्यूमन बींग को इम्पैक्ट करता है। बट ह्यूमन बींग टू ह्यूमन बींग इम्पैक्ट करता है, ऐसा कोई भी अभी तक रिसर्च नहीं हुआ है, मतलब रिसर्च में कोई भी ऐसा पता नहीं किया गया है। ह्यूमन बींग को अटैक कर सकता है, बट उसके लिए आप क्लोज एसोसिएशन में हो, तो जैसे मान लो उसका यूरिन है, मान लो उसका टॉयलेट्स है, उसके कॉन्टैक्ट में आ गए, तब हो सकता है दिक्कत। समझ गए ना? तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि रिसेंट H5N1 स्प्रेड हुआ था मेमाल्स के बीच में, तो ये कंसर्न हो गया एक तरह से। अब एक जताया जा रहा है क्या आदमी को भी हो सकता है या नहीं हो सकता, बट इसके ऊपर कोई ठोस रिपोर्ट अभी आया नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, टिल नाउ अभी तक 800 केसेस हुए हैं ह्यूमन बींग में भी H5N1 इन्फेक्शन से। और इसका जो फर्टिलिटी रेट है स्टूडेंट, यू विल बी वेरी सरप्राइज, 53% है फर्टिलिटी रेट। समझता है 53% का मतलब 100 आदमी को हुआ तो 53 आदमी मर गया, इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस है ये। होप तो समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। कोविड-19 का कितना फर्टिलिटी रेट था बताओ जरा? हाँ, 3 से 4 था, 3 से 4, इतना कम था, तभी तो आदमी इतना बचा है। इसका देख रहे हो, 100 आदमी को ये बीमारी हो जाएगा, 53 घोलट जाएगा। हाँ, ये मगर ह्यूमन बींग टू ह्यूमन बींग नहीं जाएगा, उस पर रिसर्च हो रहा है। कई लोग तो बोल रहे जाएगा, कई लोग बोल रहे नहीं जाएगा, बट अभी कोई कंक्रीट एविडेंस नहीं आया। देखो यहाँ पे H5N1 इन्फ्लुएंजा जो पहली बार 1996 में हुआ था स्टूडेंट डिटेक्ट, चाइना में हुआ था, गूस फार्म में, यानी कि जहाँ पे बतख वगैरह रखा गया था उस समय। और फिर उसका जो मेजर आउटब्रेक हुआ था वो 1997 में हुआ था हांगकांग में, जहाँ पे ह्यूमन बींग को भी इन्फेक्ट हुआ था। उसमें लगभग 6 लोग डेथ कर गए थे और 18 इन्फेक्टेड थे उस समय, तो ह्यूमन बींग को भी हुआ है। 2013 और 14 में देखो बहुत सारा यूरोप और एशिया में भी पोल्ट्री में ये पाया गया है, H5N1 पाया गया है। ओवर द ईयर्स देखो ये वर्ल्ड में और भी जगह माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से और भी जगह तुम्हारा स्प्रेड हो रहा है। और अभी तक देखा जाए शुरू से लेकर अंत तक तो लगभग 800 केसेस हुए हैं, जहाँ पे फर्टिलिटी रेट बहुत ही ज़्यादा है, लगभग मोर देन 50% है। तो ह्यूमन वैक्सीन अगेंस्ट H5N1 इन्फ्लुएंजा हैव बीन डिजाइन टू प्रोटेक्ट, और आदमी के लिए ना इस तरह का वैक्सीन बना है ताकि प्रोटेक्ट हो। बट हमें ये पता नहीं है कि कितना ये एफिकेसी होगा इस वैक्सीन के अंदर, यानी कितना कारगर होगा ये वैक्सीन। अभी इट इज़ अ वेरी अर्ली टू से इट। अब हम तो ये भी जानते हैं कोविड का भी वैक्सीन कितना कारगर है, हमें नहीं पता है। यदि हमें पता रहता तो चाइना में इतना फिर से लगता लॉकडाउन सब। चाइना देखता ना, साइनोवैक लाया, साइनोफार्म लाया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। नहीं तो चाइना में इतना 70% आबादी पूरी तरीके से कोविड-19 से गिर गया। तो इसलिए मुश्किल होता है स्टूडेंट, क्योंकि म्यूटेशंस की वजह से मुश्किल हो रहा होता है एक्चुअली में।
तो वैक्सीन जो बनाया है पता चला वो कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया उसका, समझ गए ना। अब यहाँ पे देखो हाउ द स्पिल ओवर हैपेंस, कैसे बढ़ता है तेजी से। जैसे देखो मैमल्स में आया, मिस्क में आया, फेरेट्स में आया, सील्स में आया, डोमेस्टिक कैट्स में आया। तो जब कोई एनिमल्स कांटेक्ट में आएगा, इन्फेक्टेड बर्ड्स के कांटेक्ट में आएगा, या उसका टॉयलेट्स के कांटेक्ट में आएगा, या फिर उसका जो करकासेस है, उसका जो शरीर है, यदि कोई कंज्यूम करता है तो बिल्कुल चांस है कि वो इन्फेक्ट हो सकता है, समझे ना। और ओवर द पीरियड वो वायरस जो है और इवॉल्व हो सकता है, नए होस्ट में वो एडप्ट कर सकता है, और इसकी वजह से फर्दर आउटब्रेक होने का चांसेस रहता है। क्योंकि वायरस तो ऐसा है ना, वायरस का अपना थोड़ी कुछ है, वायरस तो जिस शरीर में जाएगा उस हिसाब से काम करता है। वायरस तो पजल टू द साइंटिस्ट है ना, पजल टू साइंटिस्ट है। क्यों बाहर रहेगा लगेगा नॉन लिविंग थिंग्स है, शरीर के अंदर आ जाएगा लिविंग थिंग्स हो जाता है वो। इसलिए बचपन में पढ़ाया गया है ना, वायरस इज पजल टू द साइंटिस्ट, नहीं जानते हो, पढ़ाया गया है, एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है। देखो सेवरल स्पिल ओवर, देखो रिसेंट टाइम में भी तुमको देखने को मिला है, साइंटिस्ट देखो, साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि देखो मैमालियन स्पिल ओवर हो रहा है, यानी कि कितने मरे हैं, देखो लगभग 700 सील्स मरे हैं। सील्स वही जो तुम्हारा आर्टिक सर्कल्स में पाया जाता है, छोटे छोटे, ठीक है। और देखो फ्यू मंथ्स पहले बर्ड्स, वाइल्ड बर्ड्स में भी पाया गया था। अभी देखो पेरू में भी केसेस आया है जहाँ पे सी लायंस और डॉल्फिन में पाया गया है। यूके में भी रिपोर्ट है कि फॉक्सेस में पाया गया था। यानी कि देख रहे हो ना H5N1, ये अभी टेंशन हो रहा है वर्ल्ड के लिए। जिससे मंकी का भी देखे थे हम लोग, मंकी पॉक्स था ना, ऑस्ट्रेलिया में भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ हमें समझना है, बट इंट्रामेमल ट्रांसमिशन इज मोर, देखो ये तो हो रहा है ठीक है इधर से, मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक मेमल और दूसरे मेमल के बीच में जो फैल रहा है ना, वो बहुत बड़ा टेंशन का विषय है, समझ गए ना। तो वही बोल रहा है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे सील्स और अदर मेमल, जैसे ये हो गया, इसके अंदर फैल रहा है, ठीक है, ये बर्ड्स के अंदर आ रहा है, जैसे वाइल्ड लाइफ फॉक्सेस, सेपेट्स, रैकॉन्स, ये जो सरकासेस खाता है, ये मतलब करकासेस है उसका बॉडी, तो इसके लिए दिक्कत हो रहा है। अच्छा वो सेम बता दिए। तो व्हाट नीड्स टू बी डन फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव, चलो ये ठीक है, ये वर्ल्ड का हो गया, ओके फाइन। हमारे भारत के लिए क्या जरूरी है, तो भारत के लिए देखो हमें क्या करना होगा, हमें H5N1 स्पिल ओवर है उसको रोकना होगा। इसके लिए पोल्ट्री में वैक्सीनेशन करना होगा ठीक से, जो डेड बर्ड्स का जो मर गया है डेड बर्ड, उसको सेफ डिस्पोजल करना होगा, हमें क्वारंटीन करना होगा, जो अफेक्टेड एनिमल्स है उसको हमें कलिंग करना होगा, यानी उसको मारना होगा, मार के उसको दफनाना होगा अलग से, समझे ना, ये करना होगा हमें। और जो आदमी लोग जाते हैं वहाँ पे पोल्ट्री में, तो उसके लिए एक सेफ्टी मेजर, सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए हाथ में लगाने के लिए, और सर्वेलेंस स्ट्रॉन्ग करना होगा हमें, ठीक है। हमें कोशिश करना होगा कि ह्यूमन बींग तक ये बात ना पहुँचे, कम हो, नहीं तो हम अभी जस्ट झेल के निकले हुए हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। द नीड ऑफ द आवर इज कि जेनोम सीक्वेंसिंग करना होगा। जेनोम सीक्वेंसिंग जाने लिया होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, कि सब जीन को साथ रख के कहाँ पे क्या न्यूक्लियोटाइड कैसे है उस स्ट्रक्चर को जानना, यदि वो स्ट्रक्चर को जान लोगे तो बढ़िया से तुम रेमेडी बना सकते हो उसका। तो जेनोम सीक्वेंसिंग करना इज द नीड ऑफ द आवर, ताकि हम ह्यूमन बींग से उसको बचा सके। होप से समझ में आ गया होगा ये कि H5N1 क्या है तुम्हारा, ये जो भी इन्फ्लुएंजा है। अब उसके बाद देखो 44 देखो स्टूडेंट, GS पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये 10 फरवरी को आया था हिंदू बिजनेस लाइन में। पूरा इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट तुमको एक एक चीज़ समझना होगा इसका। अब देखो तुम लोग इकोनॉमिक्स क्लास से ये तो समझ चुके हो कि ब्लैक मनी होता है ना, ब्लैक मनी का तरीका होता है, ब्लैक मनी बाहर जाता है फिर अंदर आता है, एंड सो मैनी प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व। अब देखो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में स्टूडेंट क्या बताया कि अडानी ग्रुप के पास 38 सेल कंपनीज है। सेल कंपनी समझ रहे हो ना, जो कि ऑन द पेपर है, रियलिटी में कुछ है ही नहीं। कुछ मॉरिशियस में है, कुछ दूसरे कंट्री में। देखो ब्रास प्लेट एंटिटीज बताए थे ना, ब्रास प्लेट एंटिटीज का मतलब क्या है कि झूठ मूठ का केवल बोर्ड है, एक काउंसिलिंग बोर्ड है, बट वहाँ पे काम कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा तुमको देखो मॉरिशियस में देखने को मिलेगा, साइप्रस में देखने को मिलेगा, UAE, ऐसे बहुत सारे कंट्री में सेल कंपनी छुपा हुआ है, और वहाँ से राउंड ट्रिपिंग हो रहा है पैसा, वहाँ से ब्लैक मनी तुम्हारा व्हाइट मनी के रूप में इंडियन स्टॉक में आ रहा है। बात समझो, ठीक है। लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी दोनों में ही आ रहे हैं। बट देखो सबसे बड़ी बात है जो मार्केट रेगुलेटर है, क्योंकि कैपिटल मार्केट कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है। तो सेबी देखो, सेबी ने आस्क किया है कि भाई तुम अपना डिटेल्स दो। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वहाँ से करता है, तो बोला गया था ना पिछले एडिटोरियल में बोले थे ना, उसने डिटेल्स मांगा था कि क्या आधार कार्ड होना चाहिए, क्या उसका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, सभी चीज़ पे चर्चा हुआ था, ठीक है। तो वो पहले ही देखो सेबी ने पहले ही कह दिया था कि आपको ना
सितंबर 30 तारीख तक आपका पूरा वो होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, तो बहुत पहले किएगा, बट उसके बावजूद भी एफपीआई कंप्लाई नहीं कर रहा है इस चीज़ को लेके, और तो इसलिए सेबी ने कहा कि आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल कर देंगे। देख लेना, बात समझ में आ रहा है ना। आगे देखो तो आखिर क्या चीज़ है। द प्रॉब्लम ऑफ मनी बिलोंगिंग टू इंडियन एंटिटीज बिंग राउंड ट्रिप, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो सेल कंपनी है वहाँ से राउंड ट्रिप होकर आता है ब्लैक मार्केट, ब्लैक मनी हमारे कंट्री में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, एक रेगुलेटरी टाइटिंग तो हुआ है ओवर द ईयर्स, मगर उसके बाद भी लूफॉल्स निकाल लेता है ये लोग, और लूफॉल्स निकाल के ये सब कर रहा है, क्योंकि सभी कभी नहीं चाहेगी कि सेल कंपनी से पैसा आए, है ना। तो मैंने अब देखो एफपीआई जो है वो मल्टी लेयर्ड एंटिटीज है, यानी कि आराम से ना वो पता ही नहीं चलता है कि उसका ओनर कौन है, मालिक कौन है। जब पता नहीं चलेगा मालिक कौन है तो ब्लैक मनी देगा अपने इंडिया में, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो 2018 में सेबी किस गाइडलाइन से आया था, तो सेबी का गाइडलाइंस ये था स्टूडेंट कि जो भी नेचुरल पर्सन्स है, नेचुरल पर्सन तुम्हारे और मेरे ऐसा आदमी को नेचुरल पर्सन कहा जाता है, समझे, जितने भी नेचुरल पर्सन्स हैं उसका क्या होना चाहिए, वो ही मस्ट बी द ओनर ऑफ एफपीआई, यानी कि एफपीआई में एफपीआई का मालिक आदमी होना चाहिए, समझे ना। कई बार आदमी नहीं होता है, झूठ मूठ का कोई दूसरा चीज़ लिख दिया वहाँ पे, तो इसमें डायरेक्ट साफ साफ बताया गया है कि यदि एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होने वाले हैं, उसका जो संस्था होगा बाहर, उसमें पूरा नेचुरल पर्सन होना चाहिए उसका मालिक। नंबर 1, उसका एड्रेस होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, सभी चीज़ होने चाहिए, समझ गए। नंबर 1 उसमें यह भी बताया गया था कि देखो 25% जो एफपीआई है तुम्हारा, बताया गया था ना फ्री फ्लोट होना चाहिए, बताए थे ना 25% कम फ्री फ्लोट होना चाहिए पिछले क्लास में, समझ गए। यही चीज़ बताया गया है। इन केस ऑफ बेनिफिशियल ओनर कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रू ओनरशिप और कंट्रोल, द इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैड टू आइडेंटिफाई द बीओ एंड हैज डिटेल प्रोवाइडेड टू द डिपॉजिटरी, यानी कि मान लो कि जहाँ पे ओनर के बारे में पता नहीं चल पाए तो वहाँ पे दूसरा तरीका होना चाहिए, ताकि वो सेबी का जो रूल्स और रेगुलेशन है उसको फॉलो कर सके। आगे बढ़ो स्टूडेंट। तो जितने भी गाइडलाइंस बताया गया वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। अरे काम नहीं कर रहा तभी ना सेल कंपनी से पैसा इंडिया में आ रहा है ब्लैक मनी के रूप में। तो अडानी एपिसोड में हमें यही समझ में आता है स्टूडेंट कि जितने भी प्रोटोकॉल्स दिया गया है सेबी के द्वारा वो ठीक से निभाया नहीं जा रहा है। ये लोग जानबूझ के लूपहोल्स निकाल के गलती कर रहा है। ये लोग, सेबी को चाहिए कि एक बार फिर से सब चीज़ को फिर से देखे और कोशिश करे। और सेबी का 2018 का जो गाइडलाइंस था वो पर्याप्त नहीं है, उस गाइडलाइन में और भी संशोधन करना होगा, नहीं तो स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज देना होगा वहाँ पे, ठीक है, वो ज़रूरी है, नहीं तो इस तरह गलत हो जाएगा। फिर सेबी शुड ऑल्सो रिड्यूस द टाइम, जो टाइम दिया गया था एफपीओस को कि तुम बीओ अपना 3 मंथ्स में दिखाओ, यानी कि बताओ कि बोर्ड कौन सा इन्वॉल्व है, नेचुरल पर्सन कौन सा वो उसको और रिड्यूस कर देना चाहिए। और सेबी को बोलना चाहिए जल्द से जल्द तुम्हारा जो भी चीज़ है वो सब चीज़ तुम बता दो यहाँ पे। अब यहाँ पे समझो, ये तो तुम्हारा चलो गाइडलाइंस को लेकर प्रॉब्लम हुआ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट स्ट्रक्चर डेरिवेटिव्स को लेकर। क्या होता है स्ट्रक्चर डेरिवेटिव्स? स्ट्रक्चर डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि तुम्हारा एक एसेट है और एसेट के नाम पे तुम्हारा कुछ चीज़, प्रोडक्ट को तुम वो कर रहे हो, बेच रहे हो, प्रोडक्ट को तुम मतलब इंटरनेशनल मार्केट में वो कर रहे हो, सर्कुलेट कर रहे हो। जैसे मान लो कि हमारा कोई एसेट है, एसेट के बिहाफ में हम प्रोडक्ट को, एसेट एक है, यानी कि बता दिए कि हमारा ये एसेट है, एसेट मतलब संपत्ति, और उसके बिहाफ में कोई भी तुम्हारा प्रोडक्ट है, उसको प्रोडक्ट को बोलते हैं डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स। वो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को हम फ्लोट करवा रहे हैं, रेगुलेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एक रिपोर्ट आया है जहाँ पे बताया कि अडानी जो स्टॉक्स है ना वो पूरी तरीके से अपना स्ट्रक्चर प्रोडक्ट डेरिवेटिव्स को यूज़ कर रहा है। बात समझे। अब इसमें देखो इफ ओवरसीज ट्रेडर्स आर एबल टू, अब इसमें देखो, इसमें यदि $100 बिलियन का शेयर हो जाए बिना इंडिया में प्रेजेंस होने, इंडिया में प्रेजेंस नहीं, देखो इंडिया में एसेट प्रेजेंस है, स्टूडेंट समझो, इंडिया में एसेट प्रेजेंस है, उसका डेरिवेटिव्स इंडिया से बाहर है। अब वो डेरिवेटिव्स का यूज़ करके फिर इंडिया में पैसा आ रहा है, तो ये तो अनइथिकल प्रैक्टिस हो गया, ठीक है, ये अनइथिकल प्रैक्टिस हो रहे हैं। इसलिए जितने भी स्ट्रक्चर प्रोडक्ट डेरिवेटिव्स है उसके ऊपर क्लोजर लुक होना चाहिए सेबी का, समझे, और पहचानना चाहिए कि कहाँ कहाँ लूपहोल्स है स्टूडेंट। तो होप से समझ में आ गया होगा कि यहाँ सबसे बड़ा लूप, इस एडिटोरियल में 2 लूपहोल्स बताया गया है। एक तो सेबी का अपना ही गाइडलाइंस 2018 का, जहाँ पे ये बात कहा गया था कि यस यू हैव टू फॉलो, आप नेचुरल पर्सन हो, आपका आईडी होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, यदि नहीं हुआ तो 3 मंथ के अंदर आपको बीओ वाला चीज़ आपको सौंपना चाहिए, नंबर 1। तो उसमें भी लूपहोल्स नज़र आ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा लूपहोल्स है वो स्ट्रक्चर डेरिवेटिव्स को लेके है। स्ट्रक्चर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है कि जो हमारा एसेट है, एसेट के नाम पे जो प्रोडक्ट जो उससे एसोसिएटेड होते हैं, तो वहाँ से पैसा मोबिलाइज करके इंडियन ब्लैक मार्केट में आता है, इंडियन मार्केट में आता है ब्लैक मनी के रूप में। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब 2 मेजर प्रॉब्लम्स बताया गया
देखो हिंडनबर्ग रिपोर्ट अभी तक हम लोग 3 बात कर चुकी है, थर्ड है ये। सबको एक साथ देख देना, सबको एक हिंडनबर्ग बोल के एक पूरा बना लेना, तीनों मॉडल को एक साथ कर लेना, तब पढ़ना, उसके बाद और थरो मिलेगा तुमको समझने में। दैट्स इट।